CH-101 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए टेस्ट। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश की बात को सुनकर माही और जिया समझ जाती है कि अब कोई भी इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने आकाश की ताकत को अपने आंखों के सामने देखा था और वो दोनों जानती थी कि आकाश से कोई भी स्टूडेंट जीत नहीं सकता है। क्योंकि आकाश की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। जब वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में पहुंचते हैं तो सभी स्टूडेंट यही बात कर कहे थे कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा घटिया था। सभी के जुबान में बस यही बात चल रही थी। तभी विराट को देखकर एक लड़की उन सभी के पास आने लगती है और जब वो आकाश को देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी विराट की नजर भी उस लड़की के ऊपर जाता है और वो उसे घिन भरी नजरों से देखता है। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द मैजिक वर्ल्ड को मेरे इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। अब आगे, वो लड़की विराट के पास आकर उसके गले लगने की कोशिश करती है, पर तभी विराट उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को झटक कर अपने से दूर कर देता है और कहता है, प्रियंका तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जतिन के बारे सब कुछ पता चल गया है। विराट की बात को सुनकर प्रियंका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो अपने आप को शांत करके कहती है, विराट तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तो तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन तुमने ये बात कहकर मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मुझे तुम्हारे जैसे इतने घटिया सोच वाले इंसान के साथ नहीं रहना है, आज अभी से हम दोनों का ब्रेकअप। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उन सभी के पास कोई भी नहीं था। वो वहां से इतनी जल्दी लिए चली गई थी क्योंकि उसे पता था कि स्टेडियम में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट थे और अगर उन सभी को उसके और जतिन के बारे में पता चल गया तो पूरे यूनिवर्सिटी में उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके पेरेंट्स तो उसका घर से आना जाना ही बंद करवा देंगे। इधर वो सभी प्रियंका को इस तरह से इतनी जल्दी जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन वो सब इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और जाकर एक जगह में बैठ जाते हैं। स्टेडियम के बीच में दो जेल टेबल के पास बैठे हुए थे। टीचर अंश ग्राउंड में आकर कहते हैं, अब आप सभी का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए टेस्ट होगा। पहले टेस्ट में आपको डंबल उठाना पड़ेगा, जिससे आप सभी का सिलेक्शन होगा। जिसके बाद टीचर अंश अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को देखकर कहता है, प्रवीण। प्रवीण अपना नाम सुनकर स्टेडियम के ग्राउंड में चला जाता है। प्रवीण एक सांवला लड़का था, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि प्रवीण अच्छा नहीं दिखता था। प्रवीण वहां पर जाता है तो टीचर अंश प्रवीण को देखते हुए कहते हैं, प्रवीण पहले तुम्हें 100 किलो को उठाना होगा, जिसके बाद तुम्हारे बोलने पर ही मैं हर बार वजन बढ़ा दूंगा। टीचर अंश की बात को सुनकर प्रवीण आसानी से उठा लेता है और जब टीचर अंश 40 किलो वजन बढ़ा देते हैं तो प्रवीण को थोड़ा तकलीफ होने लगता है, लेकिन प्रवीण उसको भी उठा लेता है और फिर टीचर अंश को कहता है, टीचर आप 20 किलो वजन और बढ़ा दीजिए। प्रवीण की बात को सुनकर टीचर अंश 20 किलो वजन को बढ़ा देते हैं। प्रवीण 160 किलो वजन को उठा लेता है, लेकिन उसे पता था कि वो इससे ज्यादा वजन को नहीं उठा पाएगा, इसलिए वो वहां से चला जाता है। प्रवीण के वहां से जाने के बाद टीचर अंश एक और स्टूडेंट का नाम लेते हैं, राहुल। टीचर अंश ने राहुल का नाम लिया था कि तभी स्टेडियम के सभी स्टूडेंट राहुल राहुल कहकर चेयर करने लगते हैं। तभी अपने जगह से उठकर राहुल ग्राउंड में जाता है। राहुल का स्किन थोड़ा गोरा था और वो दिखने में भी अच्छा था। राहुल 3rd ईयर का स्टूडेंट था। सभी स्टूडेंट राहुल के नाम का चेयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि सभी को पता था कि राहुल मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। राहुल ग्राउंड में जाकर 100 किलो के वजन को आसानी से उठा लेता है, जिसे देखकर टीचर अंश 50 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल उसे भी आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश को देखते हुए कहता है, टीचर आप 100 किलो वजन को और बढ़ा दीजिए। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 100 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल 250 किलो के वजन को उठा लेता है। वो बात अलग थी कि राहुल को इतना वजन उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। जब सभी स्टूडेंट राहुल को 250 किलो के वजन को उठाता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो इतना वजन बहुत ही ज्यादा था। तभी राहुल टीचर अंश को 10 किलो वजन और बढ़ाने को कहता है। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 10 किलो वजन और बढ़ा देते हैं। अब आगे क्या होगा, आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द मैजिक वर्ल्ड को मेरे इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो रीडर्स आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नोवेल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-102 मीरा को पहली नजर का प्यार हो गया। आपने अभी तक पढ़ा। राहुल ग्राउंड में जाकर 100 किलो के वजन को आसानी से उठा लेता है, जिसे देखकर टीचर अंश 50 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल उसे भी आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश को देखते हुए कहता है, टीचर आप 100 किलो वजन को और बढ़ा दीजिए। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 100 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल 250 किलो के वजन को उठा लेता है। वो बात अलग थी कि राहुल को इतना वजन उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। जब सभी स्टूडेंट राहुल को 250 किलो के वजन को उठाता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो इतना वजन बहुत ही ज्यादा था। तभी राहुल टीचर अंश को 10 किलो वजन और बढ़ाने को कहता है। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 10 किलो वजन और बढ़ा देते हैं। अब आगे, राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 10 किलो वजन और बढ़ा देते हैं और फिर राहुल 260 किलो के वजन को भी उठा लेता है, लेकिन इस बार राहुल को यह एहसास हो गया था कि वो इससे ज्यादा वजन को नहीं उठा सकता है। तो वो वापस जाकर अपनी जगह में बैठ जाता है, जिसके बाद बहुत से स्टूडेंट वहां आते हैं, लेकिन वो सब राहुल से ज्यादा वजन को नहीं उठा पाते हैं। वहां पर बैठे स्टूडेंट को अब बोर लग रहा था।
क्योंकि कोई भी अब उतना ज्यादा वजन को नहीं उठा पा रहा था, तभी टीचर अंश करण का नाम लेते हैं तो करण वहां जाने लगता है। तभी आकाश के साथ उसके सभी दोस्त करण ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसे देखकर करण मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। जब करण अपनी जगह से उठकर वह जाता है तभी एक लड़की करण को चीयर करने लगती है। तो आकाश और उसके सभी दोस्त यहाँ तक कि माही और जिया भी उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और फिर करण को देखते हैं। उस सभी को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर करण हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी माही और जिया उस लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और फिर उस लड़की से कहती है, काव्या, करण के जाने पर तू इतनी उछल क्यों रही है, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते हो। यही बात वहां पर बैठी 3 लड़कियां भी काव्या से पूछती है। उन सभी की बात को सुनकर काव्या कहती है, हो, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी जिया कहती है, तुम कब से एक दूसरे को पसंद करते हो और तुमने हमें बताया भी नहीं है, और तुमने हमें बताया भी नहीं। जिया की बात को सुनकर काव्या कहती है, करण के डैड और मेरे डैड बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त भी है, इसलिए हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से मिलते थे और धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काव्या की बात को सुनकर उनमें से एक लड़की कहती है, काव्या, हाउ रोमांटिक, तुम दोनों की स्टोरी कितनी प्यारी है। उस लड़की की बात को सुनकर जिया कहती है, मीरा, अदिति और तनीषा, अगर तुम तीनों का भी कोई बॉयफ्रेंड है तो हमें बता दो। जिया की बात को सुनकर वो तीनों कहती है, नहीं नहीं, हमारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी करण स्टेडियम के ग्राउंड में चला जाता है। वहां जाकर करण 100 किलो के वजन को आसानी से उठा लेता है, जिसके बाद टीचर अंश को कहकर एक साथ 150 किलो वजन को बढ़वा लेता है। और फिर करण 250 किलो वजन को आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश को कहकर 50 किलो का वजन बढ़ाने के लिए कहता है, तो टीचर अंश 50 किलो वजन को बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बात करण को 300 किलो का वजन उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन वो 300 किलो के वजन को उठा लेता है और फिर टीचर अंश को कहकर 20 किलो वजन बढ़वा लेता है और उसे भी उठा लेता है। जिसके बाद करण वहां से चला जाता है और फिर टीचर अंश वैभव को बुलाते हैं तो वैभव वहां पर चला जाता है। वैभव भी वहां जाकर 100 किलो वजन को आसानी से उठा लेता है। लेकिन इधर जब वैभव नीचे आया था तो वैभव को देखकर मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो अपने दिल में हाथ रख लेती है। 100 किलो उठाने के बाद वैभव टीचर अंश से कहकर वो भी सीधे 150 किलो का वजन बढ़वा लेता है। वैभव 250 किलो के वजन को भी आसानी से उठा लेता है, जिसके बाद टीचर अंश से कहकर वजन को 300 किलो करवा लेता है। इस बार वैभव को इतना वजन उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो 300 किलो को उठा लेता है। जिसके बाद वैभव टीचर अंश से कहकर 10 किलो वजन बढ़वा लेता है और 310 किलो वजन को उठा लेता है। जिसके बाद वैभव वहां से चला जाता है। तभी टीचर अंश विराट का नाम लेते हैं तो विराट अपने जगह से उठकर नीचे जाने लगता है। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH103 आकाश ने उठाया 550 किलो वजन, आपने अभी तक पढ़ा। लेकिन इधर जब वैभव नीचे आया था तो वैभव को देखकर मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो अपने दिल में हाथ रख लेती है। 100 किलो उठाने के बाद वैभव टीचर अंश से कहकर वो भी सीधे 150 किलो का वजन बढ़वा लेता है। वैभव 250 किलो के वजन को भी आसानी से उठा लेता है, जिसके बाद टीचर अंश से कहकर वजन को 300 किलो करवा लेता है। इस बार वैभव को इतना वजन उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो 300 किलो को उठा लेता है। जिसके बाद वैभव टीचर अंश से कहकर 10 किलो वजन बढ़वा लेता है और 310 किलो वजन को उठा लेता है। जिसके बाद वैभव वहां से चला जाता है। तभी टीचर अंश विराट का नाम लेते हैं तो विराट अपने जगह से उठकर नीचे जाने लगता है। अब आगे, इधर जब अदिति विराट को देखती है तो देखती ही रह जाती है। अदिति का दिल जोरों से धड़कने लगता है। इधर विराट नीचे जाकर वो भी आसानी से 100 किलो वजन को उठा लेता है और फिर विराट 300 किलो वजन को उठाने के बाद अपनी जगह में चला जाता है। जब विराट अपनी जगह में जाता है तो वो सभी लड़कियां उस जगह पर देखती है। जब तनीषा मयंक को देखती है तो उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। तभी टीचर अंश मयंक का नाम लेते हैं तो मयंक नीचे चला जाता है और फिर वो 320 किलो वजन को उठाने के बाद अपनी जगह में चला जाता है। मयंक के अपने जगह में वापस जाने के बाद टीचर अंश आकाश कहते हैं। आकाश अपना नाम सुनकर अपनी जगह से उठता है। तभी उसके चारों दोस्त आकाश को ऑल द बेस्ट कहते हैं तो आकाश मुस्कुरा देता है और फिर नीचे चला जाता है। जब सभी लड़कियां आकाश को देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी माही और जिया आकाश के नाम का चीयर करने लगती है, जिसे देखकर उनकी दोस्त हैरान हो जाती है। आकाश नीचे जाकर तुरंत ही 100 किलो के वजन को आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश 50 किलो वजन को बढ़ा देते हैं तो आकाश 150 किलो के वजन को भी आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश को सीधा 150 किलो वजन बढ़ाने के लिए कहते हैं तो टीचर अंश 150 किलो वजन को बढ़ा देते हैं और फिर आकाश 300 किलो वजन को भी आसानी से उठा लेता है। आकाश को 300 किलो वजन को इतनी आसानी से उठाता हुआ देखकर टीचर अंश 50 किलो वजन को और बढ़ा देते हैं, लेकिन आकाश की तो ताकत बहुत ही ज्यादा थी। आकाश कई हजार किलो के वजन को भी आसानी से उठा सकता है। आकाश 350 किलो के वजन को भी आसानी से उठा लेता है। इधर आकाश को 350 किलो वजन को इतनी आसानी से उठाता हुआ देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। 350 किलो के वजन को नीचे रखकर सभी लोगों को एक साथ डालने के लिए कहता है, जिसका वजन 200 किलो था। आकाश की बात को सुनकर टीचर अंश एक साथ 200 किलो वजन को बढ़ा देता है, जिससे अब उस डंबल का वजन 500 किलो हो गया था
और फिर आकाश 550 किलो को आसानी से उठा लेता है। जब वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट ये सब देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि टीचर अंश और दोनों जजेस भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो आकाश के 550 किलो उठाने की वीडियो भी बना लिया था। अब 550 किलो से ज्यादा वजन नहीं था, इसलिए आकाश अपने जगह की तरफ जाने लगता है। इधर आकाश के चारों दोस्त उसको ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी सुत को देख लिया हो। जब आकाश उन सभी के पास पहुंचकर उन सभी को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखता है तो कहता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आकाश की बात को देखकर वो चारों कहते हैं, आकाश हमें लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत होगी। उन चारों की बात को सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है और फिर अपने जगह में बैठ जाता है। इधर जिया के फ्रेंड्स उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। उन सभी को अपने आप को ऐसे घूरते हुए पाकर वो उनसे कहती है, तुम लोग हमें ऐसा क्यों देख रहे हो? उन दोनों की बात को सुनकर वो सभी कहती है, तुम आकाश के लिए इतनी चीयर क्यों कर रही थी? कहीं तुम दोनों ही आकाश को पसंद तो नहीं करती हो? उन सभी के सवाल को सुनकर जिया कहती है, आकाश मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तो उसके लिए चीयर तो करूंगी ही। और फिर माही कहती है, आकाश मेरा क्लासमेट था और मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उसके लिए चीयर कर रही थी। इधर जिया की बात को सुनकर वो सभी कहती है, आकाश तुम्हारा बचपन का दोस्त है, लेकिन तुमने हमें उसके बारे में कभी भी नहीं बताया है। उन सभी की बात को सुनकर जिया कहती है, अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-104 जिया के फ्रेंड्स की फीलिंग आपने अभी तक पढ़ा। इधर जिया के फ्रेंड्स उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। उन सभी को अपने आप को ऐसे घूरते हुए पाकर वो उनसे कहती है, तुम लोग हमें ऐसा क्यों देख रहे हो? उन दोनों की बात को सुनकर वो सभी कहती है, तुम आकाश के लिए इतनी चीयर क्यों कर रही थी? कहीं तुम दोनों ही आकाश को पसंद तो नहीं करती हो? उन सभी के सवाल को सुनकर जिया कहती है, आकाश मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तो उसके लिए चीयर तो करूंगी ही। और फिर माही कहती है, आकाश मेरा क्लासमेट था और मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उसके लिए चीयर कर रही थी। इधर जिया की बात को सुनकर वो सभी कहती है, आकाश तुम्हारा बचपन का दोस्त है, लेकिन तुमने हमें उसके बारे में कभी भी नहीं बताया है। उन सभी की बात को सुनकर जिया कहती है, अब आगे? उन सभी की बात को सुनकर जिया कहती है, मैंने नहीं बताया था तो मैं अभी बता रही हूँ। जिया की बात को सुनकर वो सभी कहते हैं, अच्छा तो इसलिए ही तुमने रोहन से बदला लेने के लिए आकाश को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था? लेकिन जिया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश ने उस दिन तुम्हें मना क्यों कर दिया था? उन सब की बात को सुनकर जिया कहती है, मुझे नहीं पता कि आकाश ने मुझे मना क्यों किया था। तभी मीरा कहती है, काव्या और जिया क्या तुम मुझे वैभव से मिलने में मदद कर सकती हो? ये सब कहते हुए मीरा के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। मीरा की बात को सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी तनिषा और अदिति भी कहती है, हमें भी मयंक और विराट से मिलवा सकती हो? उन तीनों की बात को सुनकर जिया, माही और काव्या बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर जिया कहती है, क्या तुम तीनों को वो तीनों पसंद है? जिया की बात को सुनकर उन तीनों के गाल टमाटर की तरह बिल्कुल लाल हो जाते हैं और फिर वो तीनों अपना सर हौ में हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ हमें वो तीनों पसंद है। उन तीनों की बात को सुनकर काव्या कहती है, ठीक है मैं करण से कहती हूँ कि वो तुम तीनों को अपने तीनों दोस्तों से मिलवा दे। काव्या की बात को सुनकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी खुशी में वो तीनों काव्या के गले लग जाती है। इधर आकाश और उसके चारों दोस्तों के वहां से चले जाने के बाद सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे, क्योंकि अब कोई भी उन पांचों के जितना ताकतवर नहीं था। कुछ ही देर में ये राउंड खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट बारी बारी नीचे जाकर मार्शल आर्ट के कुछ मूल करके दिखाते हैं, जिससे जजेस उन सभी को नंबर्स दे रहे थे। कुछ देर बाद करण का नंबर आ जाता है तो वो नीचे जाता है और मार्शल आर्ट का बहुत ही अच्छा मूव करके दिखाता है, जिसे देखकर सभी करण के नाम का चीयर करने लगते हैं। करण के जाने के बाद वैभव नीचे आता है और वो भी मार्शल आर्ट के कुछ मूव करके दिखाता है, जिसके बाद वैभव जाकर अपने जगह में बैठ जाता है। वैभव के जाने के बाद विराट नीचे आता है और वो भी मार्शल आर्ट के कुछ मूव दिखाने के बाद अपने जगह में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद मयंक नीचे आकर मार्शल आर्ट के कुछ मूव करता है और फिर वो भी अपने जगह में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद आकाश नीचे आता है। आकाश के नाम को सुनकर सभी स्टूडेंट आकाश के नाम का चीयर करने लगते हैं। आकाश नीचे जाकर हवा में कुछ कर मार्शल आर्ट के मूव करता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट जोर जोर से आकाश के नाम का चीयर करने लगते हैं। यहाँ तक कि आकाश के अपने जगह में जाने के बाद भी सभी आकाश के नाम का चीयर करते ही रहते हैं। आकाश के जाने के बाद कुछ और स्टूडेंट आते हैं और मार्शल आर्ट के मूव करते हैं। सभी स्टूडेंट का मार्शल आर्ट का मूव दिखा देने के बाद टीचर अंश कहते हैं, अब लड़कियों का मार्शल आर्ट का टेस्ट शुरू होगा। इतना कहने के बाद टीचर अंश एक लड़की का नाम लेते हैं तो वो लड़की नीचे आती है। वो लड़की सिर्फ 150 किलो का वजन ही उठा पाती है, जिसके बाद वो जाकर अपने जगह में बैठ जाती है। जिसके बाद टीचर अंश बहुत सारी लड़कियों का नाम लेते हैं, वो सभी नीचे आती है, लेकिन कोई भी 250 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा पाती है। तभी टीचर अंश माही का नाम लेते हैं तो माही नीचे जाती है और माही 300 किलो के वजन को उठा लेती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी लड़की ने अभी तक 300 किलो के वजन को नहीं उठाया था। जब आकाश अपने घर गया था तो उसने माही और जिया को एक ताकत बढ़ाने वाले गोली को दिया था और उन दोनों को मार्शल आर्ट भी सिखाया था। आकाश ने ऐसा इसलिए किया था कि वो दोनों अपनी रक्षा को सभी लोगों से कर सके। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए IMMOR।
तला गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-105 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का टेस्ट खत्म। आपने अभी तक पढ़ा, वो लड़की सिर्फ 150 किलो का वजन ही उठा पाती है, जिसके बाद वो जाकर अपने जगह में बैठ जाती है। जिसके बाद टीचर अंश बहुत सारी लड़कियों का नाम लेते हैं, वो सभी नीचे आती है, लेकिन कोई भी 250 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा पाती है। तभी टीचर अंश माही का नाम लेते हैं, तो माही नीचे जाती है और माही 300 किलो के वजन को उठा लेती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी लड़की ने अभी तक 300 किलो के वजन को नहीं उठाया था। जब आकाश अपने घर गया था तो उसने माही और जिया को एक ताकत बढ़ाने वाले गोली को दिया था और उन दोनों को मार्शल आर्ट भी सिखाया था। आकाश ने ऐसा इसलिए किया था कि वो दोनों अपनी रक्षा को सभी लोगों से कर सके। अब आगे 300 किलो के वजन को उठाने के बाद माही वहां से चली जाती है। इधर जब माही उन सभी लड़कियों के पास जाती है तो वो सभी माही से कहती है, माही तुम्हारी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है, तुमने तो 300 किलो के वजन को उठा लिया है। उन सभी की बात को सुनकर माही स्माइल कर देती है। तभी टीचर अंश जिया का नाम लेते हैं, तो जिया नीचे आती है और फिर वो भी 310 किलो का वजन उठाती है, जिसके बाद वो अपने जगह में चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद कोई भी उतना वजन नहीं उठा पाते हैं। उन दोनों के फ्रेंड्स ने सिर्फ 200 किलो से ऊपर का वजन ही उठाया था। काव्या 220 किलो, मीरा 230 किलो, तनीषा 225 किलो, अदिति 230 किलो। कुछ समय बाद पहला राउंड खत्म हो जाता है, जिसके तुरंत बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें सभी लड़कियां अपने अपने मार्शल आर्ट के मूव को दिखाती है। लेकिन माही और जिया के मूव सबसे अच्छे थे। उन दोनों के फ्रेंड्स के साथ कुछ और लड़कियों के मार्शल आर्ट मूव भी अच्छे थे, लेकिन उन दोनों के जितने नहीं थे। सभी टेस्ट हो जाने के बाद जजेस लड़कों और लड़कियों में से टॉप 50 स्टूडेंट का नाम अनाउंस करते हैं, जिसमें आकाश और आकाश के चारों दोस्त टॉप 5 में थे, और वही लड़कियों के लिस्ट में जिया पहली और माही दूसरे स्थान में आई थी। जजेस की लिस्ट अनाउंस करने के बाद टीचर अंश कहते हैं, स्टूडेंट आप सभी 50-50 स्टूडेंट का 3 दिन बाद मैच होगा, जिसमें से 20 लड़कियां और 20 लड़के ही सेमीफाइनल में जाएंगे, जिसके बाद फाइनल में सिर्फ 6 स्टूडेंट ही जा सकते हैं। टीचर अंश की बात को सुनने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं। अभी तक सभी क्लासेस खत्म हो गई थी, वो सभी जा ही रहे थे कि तभी माही, जिया और उन दोनों के फ्रेंड्स उन सभी के सामने आ जाती है और फिर उन सभी से काव्या कहती है, करण तुम सभी कहां जा रहे हो। उन सभी की बात को सुनकर करण कहता है, हम सभी कैंटीन जा रहे हैं। करण की बात को सुनकर काव्या कहती है, करण क्या हम भी तुम सभी के साथ जा सकते हैं। काव्या की बात सुनकर करण अपने दोस्तों की तरफ देखता है तो सभी अपना सर हाँ में हिला देते हैं, जिसे देखकर करण कहता है, ठीक है तुम सभी हमारे साथ जा सकती हो। करण की बात को सुनकर वो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। अभी कैंटीन में ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, कैंटीन लगभग खाली ही था। सभी कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं। कैंटीन के अंदर जाने के बाद सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद सभी अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं। कुछ ही देर में सभी का ऑर्डर आ जाता है, तो सभी खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सभी खाना खा लेते हैं तो काव्या करण को देखते हुए कहती है, करण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। काव्या की बात को सुनकर करण काव्या के साथ चला जाता है। तभी जिया और माही कहती है, हम दोनों को कुछ काम याद आ गया है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहते हुए वो दोनों आकाश को भी वहां से चलने का इशारा कर रही थी। उन दोनों के इशारे को समझकर आकाश कहती है, मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उन तीनों को जाता हुआ देखकर विराट को वहां बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कहता है, मैं भी यहाँ से चलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। विराट की बात को सुनकर अदिति कहती है, विराट मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी अपने हॉस्टल जाना है। और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद मीरा वैभव को देखते हुए कहती है, वैभव क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। मीरा की बात को सुनकर वैभव कहता है, अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-106 मीरा, अदिति और तनीषा ने किया अपने प्यार का इजहार। आपने अभी तक पढ़ा, उन दोनों के इशारे को समझकर आकाश कहती है, मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उन तीनों को जाता हुआ देखकर विराट को वहां बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कहता है, मैं भी यहाँ से चलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। विराट की बात को सुनकर अदिति कहती है, विराट मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी अपने हॉस्टल जाना है। और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद मीरा वैभव को देखते हुए कहती है, वैभव क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। मीरा की बात को सुनकर वैभव कहता है, अब आगे मीरा की बात को सुनकर वैभव कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वैभव मीरा के साथ जाने के लिए इसलिए मान गया क्योंकि जब से वैभव ने मीरा को देखा था तो वो मीरा को पसंद करने लगा था। मीरा और वैभव के वहां से जाने के बाद वहां सिर्फ मयंक और तनीषा ही बचे हुए थे। तभी तनीषा मयंक की तरफ देखते हुए कहती है, मयंक मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तनीषा की बात को सुनकर मयंक कहता है, तनीषा बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तभी तनीषा थोड़ा हकलाते हुए कहती है, मयंक मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लव यू।
तनीषा की बात को सुनकर मयंक का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन तभी मयंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि मयंक ने भी जब तनीषा को पहली बार देखा था तो वो तनीषा को पसंद करने लगा था। मयंक अपने सोच में गुम ही था कि तभी तनीषा मयंक को हिलाते हुए कहती है, मयंक तुम क्या सोच रहे हो, तुमने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है। तनीषा के हिलाने पर मयंक होश में आता है और कहता है, तनीषा मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू टू। मयंक की बात को सुनकर तनीषा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने जगह से उठकर मयंक के गले लग जाती है। वहीं दूसरी ओर विराट और अदिति कैंटीन से थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी अदिति विराट के हाथ को पकड़कर उसे रोकती है। जब अदिति विराट के हाथ को पकड़ती है तो विराट रुक जाता है और पलटकर अदिति की तरफ देखती है। तभी अदिति शर्माते हुए कहती है, विराट मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अदिति की बात को सुनकर विराट के चेहरे के कोई भी भाव नहीं बदलते हैं और फिर विराट कहता, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो। विराट की बात को सुनकर अदिति कहती है, विराट जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अदिति की बात को सुनकर विराट कहती है, अदिति मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ, मुझे पहले ही प्यार में धोखा मिल गया है, इसलिए मैं फिर से किसी के साथ प्यार वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। इधर विराट को जाते हुए देखकर अदिति के आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। उसे पहली बार कोई लड़का पसंद आया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया, लेकिन तभी अदिति अपने आंखों से आंसू को पोंछती है और यहाँ ठान कर कि वो विराट का दिल किसी न किसी दिन जरूर बदल देगी, कैंटीन की तरफ वापस चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वैभव और मीरा एक साथ चल रहे थे। तभी मीरा रुकती है। मीरा को रुकते हुए देखकर वैभव भी रुक जाता है। तभी मीरा वैभव की तरफ देखते हुए कहती है, वैभव मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मीरा की बात को सुनकर वैभव का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन तभी वैभव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वैभव ने भी जब मीरा को पहली बार देखा था तो वो मीरा को पसंद करने लगा था। वैभव अपने सोच में गुम ही था कि तभी मीरा वैभव को हिलाते हुए कहती है, वैभव तुम क्या सोच रहे हो, तुमने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है। मीरा के हिलाने पर वैभव होश में आता है और कहता है, मीरा मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। वैभव की बात को सुनकर मीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वैभव के गले लग जाती है। मीरा के अचानक गले लगाने से वैभव थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वैभव को मीरा के गले लगना अच्छा लग रहा था। लेकिन वही दूसरी ओर आकाश, माही और जिया छुपकर वैभव और मीरा को देख रहे थे। वो तीनों उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन दो जोड़ी आंखें और भी थी जो उन दोनों को दूसरी ओर से छिपकर देख रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि करण और काव्या ही थे। कुछ देर बाद जब वैभव और मीरा कैंटीन की तरफ मुड़ते हैं तो वो सभी भी उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर में जब वैभव और मीरा कैंटीन में पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानन ए के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-107 जिया के डेड का एक्सीडेंट आपने अभी तक पढ़ा। वैभव की बात को सुनकर मीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वैभव के गले लग जाती है। मीरा के अचानक गले लगाने से वैभव थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वैभव को मीरा के गले लगना अच्छा लग रहा था। लेकिन वही दूसरी ओर आकाश, माही और जिया छुपकर वैभव और मीरा को देख रहे थे। वो तीनों उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन दो जोड़ी आंखें और भी थी जो उन दोनों को दूसरी ओर से छिपकर देख रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि करण और काव्या ही थे। कुछ देर बाद जब वैभव और मीरा कैंटीन की तरफ मुड़ते हैं तो वो सभी भी उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर में जब वैभव और मीरा कैंटीन में पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि अब आगे। जब वैभव और मीरा कैंटीन में पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि मयंक और तनीषा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हैं। उन दोनों को देखकर वैभव और मीरा के होठों पे स्माइल आ जाती है और फिर वो दोनों जाकर टेबल में बैठ जाते हैं। तभी करण और काव्या भी वहां आकर बैठ जाते हैं। उन दोनों के आने के बाद आकाश, जिया और माही भी वहां आ जाते हैं, लेकिन वो सभी देखते हैं कि अदिति अकेले ही वहां आ रही है, उसके साथ विराट नहीं आ रहा है। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी अदिति आकर बैठ जाती है, लेकिन कोई भी उससे कुछ भी नहीं कहता है। आकाश समझ गया था कि क्या हुआ होगा, विराट को अभी ही प्यार में धोखा मिला था, इसलिए वो दूसरे रिलेशन में नहीं आना चाहता था। आकाश ये सोच ही रहा था कि तभी जिया का फोन रिंग करने लगता है तो वो अपने फोन को उठा लेती है। तभी दूसरी ओर से नीलम जी की आवाज आती है, जिया तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं भी सिटी हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम आकाश के साथ वहां पर आ जाओ। अपनी मॉम की बात को सुनकर जिया हो कहती है और फोन काट देती है। आकाश ने जिया और नीलम जी के बात को सुन लिया था। तभी जिया की सभी फ्रेंड्स उससे पूछती है जिया किसका फोन था और वो क्या कह रहे थे। वो सभी देख सकते थे कि जिया फोन आने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। उन सभी के पूछने पर जिया कहती है मेरी मॉम का कॉल था और वो कह रही थी कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सब बोलते हुए जिया के आंखों में आंसू भी आ गए थे। तभी करण और वैभव कहते हैं चलो हम सब सिटी हॉस्पिटल चलते हैं। तभी आकाश अपने स्मार्ट वॉच से चेतन को कार लाने का कमांड देता है और फिर सभी कैंटीन से निकल जाते हैं और फिर पार्किंग की तरफ चले जाते हैं जहां पर करण और वैभव की कार रखी हुई थी। वहां पहुंचकर वो लोग कार में बैठने जाने ही वाले थे कि तभी उन सभी के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिया की फ्रेंड्स को पता था कि वो कार टीचर एलेक्स की थी। लेकिन तभी आकाश उस कार की तरफ जाता है और उस कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर वो सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कार बिना ड्राइवर के कैसे चल रही थी और आकाश कार के ड्राइविंग सीट पर क्यों बैठ गया है, लेकिन करण और वैभव बस ये देखकर हैरान थे कि कार बिना ड्राइवर के चल रही थी। लेकिन तभी आकाश कहता है, सभी कार में बैठ जाओ, हमें जल्दी जाना है। तभी वहां आकाश की दूसरी कार भी आकर रुक जाती है, जिसे देखकर आकाश कहता है, करण तुम दूसरे कार में बैठ जाओ। आकाश की बात को सुनकर करण, वैभव, मीरा और तनीषा दूसरी कार की तरफ जाते हैं तो कार का दरवाजा खुल जाता है। उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वही आकाश के कार में तीनों लड़कियां बैठ जाती हैं तो आकाश कार चालू कर देता है और सिटी हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ा देता है। दूसरी कार चेतन के कंट्रोल में थी। तभी आकाश कहता है, चेतन टर्बो स्पीड ऑन करो। आकाश का आदेश पाते ही चेतन दोनों कार में टर्बो स्पीड को चालू कर देता है, जिससे कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर दूसरी कार में बैठे चारों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन सभी को आकाश की आवाज आती है, तुम सभी को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कार का एक फंक्शन है। आकाश की बात को सुनकर सभी की घबराहट कम हो जाती है। इधर जहां से भी वो दोनों कार जा रही थी, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था वहां से बहुत ही तेज हवा का झोंका निकला है। इधर कुछ ही देर में सभी सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि एक स्पोर्ट केस कार बहुत ही तेज रफ्तार से वहां पर आती है और रुक जाती है। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-108 आकाश ने ललित जी के सीने से कांच के टुकड़े को निकाला। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश का आदेश पाते ही चेतन दोनों कार में टर्बो स्पीड को चालू कर देता है, जिससे कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर दूसरी कार में बैठे चारों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन सभी को आकाश की आवाज आती है, तुम सभी को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कार का एक फंक्शन है। आकाश की बात को सुनकर सभी की घबराहट कम हो जाती है। इधर जहां से भी वो दोनों कार जा रही थी, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था वहां से बहुत ही तेज हवा का झोंका निकला है। इधर कुछ ही देर में सभी सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स कार बहुत ही तेज रफ्तार से वहां पर आती है और रुक जाती है। अब आगे, एक स्पोर्ट्स कार बहुत ही तेज रफ्तार से वहां पर आती है और रुक जाती है और फिर उसमें से नीलम जी निकलती है। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी वो आकाश, जिया और सभी को देखती है और उनके पास आ जाती है। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें देखकर आकाश कहता है, नीलम आंटी आप चिंता मत कीजिए, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले हमें हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी आकाश अपने मास्क को निकालकर पहन लेता है। जब आकाश मास्क को पहन लेता है तो वो तीनों लड़कियां समझ जाती थी कि क्यों आकाश टीचर एलेक्स के कार को चला रहा था, क्योंकि आकाश ही एलेक्स था। जब सभी गेट के पास पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड आकाश को देखकर उसे सैल्यूट करते हैं। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को सैल्यूट करते हुए देखते हैं, लेकिन वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो सभी अंदर जाते हैं तो आकाश को तन्वी देख लेती है और वो आकाश के पास आ जाती है। तन्वी को देखकर आकाश उससे पूछता है, तन्वी अंकल की हालत कैसी है? आकाश की बात को सुनकर तन्वी कहती है, आकाश अंकल की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, उनके दिल के पास कांच का टुकड़ा घुस गया है डेड और बाकी डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। तन्वी की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है हम सभी वहां चलते हैं। रास्ते में आकाश का केबिन था तो आकाश उसके अंदर चला जाता है। माही, तन्वी और जिया को छोड़ जब सभी आकाश को उस केबिन के अंदर जाते हुए देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस केबिन के दरवाजे के ऊपर नाम पढ़ा था डॉक्टर AR। उन सभी ने डॉक्टर AR के बारे में सुना था कि वो सभी बीमारियों का इलाज बहुत ही जल्द कर देते हैं, लेकिन उन सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश डॉक्टर AR के केबिन के अंदर क्यों चला गया है। तभी उन सभी को इस सवाल का जवाब मिल जाता है जब वो आकाश को डॉक्टर का कोट पहनकर बाहर आते हुए देखते हैं। लेकिन आकाश वहां नहीं रुकता है, वो सीधा ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो ऑपरेशन रूम के पास पहुंचता है तो आकाश डॉक्टर मंजीत को ऑपरेशन रूम से बाहर आते हुए देखता है। तो आकाश तुरंत डॉक्टर मंजीत के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर मंजीत से कहता है, अंकल की हालत कैसी है? आकाश के पूछने पर डॉक्टर मंजीत कहते हैं, ललित के दिल के पास एक कांच का टुकड़ा चला गया है, हम में से कोई भी उस कांच के टुकड़े को निकाल नहीं पा रहा है। अगर हमने ज्यादा कोशिश की तो वो कांच का टुकड़ा ललित के को चीर देगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। मैं अभी तुम्हें फोन करके बुलाने के लिए ही बाहर आया था। डॉक्टर मंजीत की बात को सुनकर नीलम जी जोर जोर से रोने लगती है। तभी आकाश डॉक्टर मंजीत से कहता है, मंजीत अंकल मैं ललित अंकल का ऑपरेशन करूंगा। आकाश के बात को सुनकर डॉक्टर मंजीत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर आकाश और डॉक्टर मंजीत ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं। जब आकाश अंदर जाता है तो उसे बेड पर एक आदमी दिखाई देता है जिसको बहुत सी चोट आई थी, उसके शरीर में बहुत से कट के निशान थे। उस आदमी को देखकर आकाश तुरंत समझ जाता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट आई है। आकाश उनके पास चला जाता है और अपने आध्यात्मिक शक्ति से उनके शरीर की जांच करता है और फिर आकाश उस जगह पर हाथ रखता है जहां पर कांच का टुकड़ा घुस गया है। लेकिन तभी सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आकाश उनके सीने पर जहां पर कटा हुआ था उसमें अपने हाथ को डाल देता है। आकाश अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को ललित जी के शरीर में डाल रहा था, जिससे वो ठीक रहे और उनकी हालत खराब न हो। साथ ही अपने अपने हाथ से आकाश उस कांच के टुकड़े को भी पकड़ लेता है और उस कांच के चारों ओर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का घेरा बना लेता है, जिससे वो कांच ललित जी के दिल को चीर न पाए। और फिर आकाश उस कांच को निकाल देता है। जब सभी लोग ये देखते हैं कि आकाश ने उस कांच के टुकड़े को निकाल दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-109 आकाश के मॉम डैड आए हॉस्पिटल। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश उस जगह पर हाथ रखता है जहां पर कांच का टुकड़ा घुस गया है, लेकिन तभी सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आकाश उनके सीने पर जहां पर कटा हुआ था उसमें अपने हाथ को डाल देता है। आकाश अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को ललित जी के शरीर में डाल रहा था जिससे वो ठीक रहे और उनकी हालत खराब न हो। साथ ही अपने अपने हाथ से आकाश उस कांच के टुकड़े को भी पकड़ लेता है और उस कांच के चारों ओर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का घेरा बना लेता है जिससे वो कांच ललित जी के दिल को चीर न पाए। और फिर आकाश उस कांच को निकाल देता है। जब सभी लोग ये देखते हैं कि आकाश ने उस कांच के टुकड़े को निकाल दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आगे और आपस में बात करने लगते हैं, डॉक्टर AR ने ये सब कैसे कर लिया? उन्होंने सिर्फ अपने उंगलियों से कांच के टुकड़े को निकाल लिया। वही जब आकाश ऑपरेशन रूम के अंदर गया था तभी वहां पर आकाश के मॉम और डैड आ जाते हैं और वो नीलम जी के पास जाकर कहते हैं, नीलम, ललित की हालत कैसी है? उन दोनों की बात को सुनकर नीलम जी रोते हुए कहती है, उनके दिल के पास एक कांच का टुकड़ा चला गया है। डॉक्टर उस कांच के टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर उस कांच के टुकड़े को निकाल नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अगर ज्यादा कोशिश की तो वो कांच का टुकड़ा उनके दिल को चीर सकता है। नीलम जी की बात को सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और नीलम जी से पूछते हैं, तो ललित के शरीर से वो कांच का टुकड़ा नहीं निकल पाएगा क्या? जिस पर नीलम जी कहती है, ललित के दिल के पास से वो कांच के टुकड़े को निकालने के लिए आकाश अंदर गया। नीलम जी की बात को सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गीता जी कहती है, आकाश तो अभी बच्चा है, वो ललित का इलाज कैसे कर पाएगा? गीता जी ने ये कहा ही था कि तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और उसमें से आकाश के साथ सभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तभी नीलम जी दौड़कर उन सभी के पास जाती है और डॉक्टर मंजीत से पूछती है, मंजीत, ललित की हालत अभी कैसी है? उनके शरीर से वो कांच का टुकड़ा क्या निकल गया है? नीलम जी की बात को सुनकर डॉक्टर मंजीत कहते हैं, नीलम, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ललित के शरीर से कांच का टुकड़ा निकल गया है। नीलम, तुम 2 घंटे बाद ललित से मिल सकती हो। डॉक्टर मंजीत की बात को सुनकर आकाश के सभी फ्रेंड्स और जिया के सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आकाश के ऑपरेशन रूम में जाने के कुछ ही देर में ही ललित जी के शरीर से वो कांच का टुकड़ा निकाल दिया है जिसे इतने समय में इतने सारे डॉक्टर भी नहीं निकाल पाए थे। तभी नीलम जी आकाश के पास जाकर उसे शुक्रिया कहती है तो आकाश उनका हाथ पकड़कर कहता है, नीलम आंटी, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी आकाश की नजर अपने मॉम डैड की तरफ जाती है। तभी वो दोनों आकाश के पास आते हैं लेकिन अभी वो दोनों आकाश को उसके मेडिकल नॉलेज के बारे में नहीं पूछते हैं। तभी वसुधा जी उन सब के पास आकर कहती है, गीता और सुनील, तुम भी यहाँ पर आए हो? वसुधा जी की बात को सुनकर वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं और फिर गीता जी, नीलम जी और वसुधा जी आपस में बात करने लगती है। तभी आकाश डॉक्टर मंजीत की तरफ देखते हुए कहता है, मंजीत अंकल, आप ललित अंकल को डिस्चार्ज दे दीजिए, उनका बाकी इलाज मैं घर में कर लूंगा। आकाश की बात को सुनकर डॉक्टर मंजीत अपना सर में हिला देते हैं। तभी नीलम जी आकाश के पास आकर उससे पूछती है, आकाश, ललित को कुछ और भी परेशानी है क्या? नीलम जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, ललित अंकल को तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, बस उनकी कुछ हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया है। 1 घंटे बाद डॉक्टर मंजीत ललित जी को डिस्चार्ज दे देते हैं और फिर सभी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। ललित जी को एम्बुलेंस ले जाया जाने वाला था। तभी वो सभी कार के पास चले जाते हैं। जब गीता जी और सुनील जी आकाश के दोनों कारों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा रात हो गई है और अभी हॉस्टल भी बंद हो गया होगा। आकाश की बात को सुनकर सभी आकाश के साथ उसके घर जाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो आकाश के मॉम डैड को पहचान गए थे कि वो दोनों कौन है और साथ ही उन सभी को सिंह विला भी देखना था। तभी आकाश जब कार के पास जाता है तो कार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसे देखकर आकाश के मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-110 आकाश ने ललित जी के चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दिया। आपने अभी तक पढ़ा। फिर सभी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। ललित जी को एम्बुलेंस ले जाया जाने वाला था। तभी वो सभी कार के पास चले जाते हैं। जब गीता जी और सुनील जी आकाश के दोनों कारों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा रात हो गई है और अभी हॉस्टल भी बंद हो गया होगा। आकाश की बात को सुनकर सभी आकाश के साथ उसके घर जाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो आकाश के मॉम डैड को पहचान गए थे कि वो दोनों कौन है और साथ ही उन सभी को सिंह विला भी देखना था। तभी आकाश जब कार के पास जाता है तो कार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसे देखकर आकाश के मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द मैजिक वर्ल्ड को मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। अब आगे तभी आकाश कार के अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद बाकी सभी भी कार में बैठ जाते हैं। तभी गीता जी और सुनील जी के लिए ड्राइवर का दरवाजा खोलता है तो वो भी अपने कार में बैठ जाते हैं। नीलम जी अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कार चला सके, इसलिए वो आकाश के ही कार में बैठी हुई थी, जिसके बाद सभी कार को चालू करके सिंह विला के लिए निकल जाते हैं।
कुछ समय बाद सभी सिंह विला के पास पहुंच जाते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड सभी कारों को देखता है तो वो गेट को खोल देता है और फिर सभी अंदर चले जाते हैं। ललित जी को एम्बुलेंस से निकालकर एक नीचे के ही एक कमरे में ले जाया जाता है और फिर आकाश उस कमरे में चला जाता है। आकाश के साथ उस कमरे में सिर्फ नीलम जी और जिया ही गई थी। रूम के अंदर जाने के बाद आकाश अपने स्टोरेज रिंग से हीलिंग पिल को निकालता है और फिर ललित जी को खिला देता है। ललित जी को अभी तक होश नहीं आया था। जब आकाश ने ललित जी को हीलिंग पिल को खिलाया था तो वो उनके मुंह में जाते ही पिघल जाता है और फिर उनकी जितनी भी हड्डियां टूटी हुई थी वो सभी जुड़ने लगती है और उनकी सभी चोटें ठीक होने लगती है। ये सब देखकर नीलम जी और जिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। कुछ ही देर में ललित जी का शरीर पूरी तरह से हिल हो गया था। उनको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता है कि उनका कुछ घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ होगा। ललित जी का शरीर जब पूरी तरह से हिल हो गया था तो उनकी पलकें हिलने लगती है और फिर वो अपने आंखों को पूरी तरह से खोल लेते हैं। जब नीलम जी ललित जी को होश में आता हुआ देखती है तो वो उनके पास जाकर उनके गले लग जाती है। उनके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तभी ललित जी कहते हैं, नीलम तुम क्यों रो रही हो? तभी उनको अपने एक्सीडेंट के बारे में याद आ जाता है और वो चारों ओर देखते हैं तो उन्हें वहां पर सिर्फ जिया और आकाश ही दिखते हैं। तभी ललित जी नीलम जी को अपने आप से अलग करते हुए कहते हैं, नीलम मैं किस जगह में हूँ? ललित जी की बात को सुनकर नीलम जी कहती है, ललित तुम सुनील के घर में हो। नीलम जी की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरी सारी चोटें ठीक कैसे हो गई है? ललित जी की बात को सुनकर नीलम जी कहती है, आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां आपका ऑपरेशन होने के बाद हम आपको यहाँ ले आए। और फिर नीलम जी आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आकाश ने ही आपका ऑपरेशन किया था और इसी ने ही आपके सभी चोटों को ठीक कर दिया है। नीलम जी की बात को सुनकर ललित जी आकाश की तरफ देखते हैं और आकाश को देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो इतना ज्यादा छोटा है। ललित जी की बात को सुनकर नीलम जी कहती है, आकाश भले छोटा है पर उसकी मेडिकल स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जब कोई भी डॉक्टर आपके दिल के पास से कांच के टुकड़े को नहीं निकाल पा रहे थे तो आकाश ने ही आपके शरीर से उस कांच के टुकड़े को निकाला था। ललित जी नीलम जी की बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं, चलो हम सब सुनील और गीता से मिल लेते हैं। ललित जी की बात को सुनकर सभी उस रूम से बाहर जाने लगते हैं। जब वो सभी उस कमरे से बाहर आते हैं तो सुनील जी, गीता जी और आकाश और जिया के सभी फ्रेंड्स ललित जी को पूरी तरह से ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो चारों जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी वो सभी ललित जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। उन सभी को अपने आप को देखते हुए देखकर ललित जी कहते हैं, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी सुनील जी कहते हैं, अब आगे क्या होगा आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द मैजिक वर्ल्ड को मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH111 आकाश ने सभी को ललित जी की चोट जल्दी ठीक होने का कारण बताया। आपने अभी तक पढ़ा, जब कोई भी डॉक्टर आपके दिल के पास से कांच के टुकड़े को नहीं निकाल पा रहे थे तो आकाश ने ही आपके शरीर से उस कांच के टुकड़े को निकाला था। ललित जी नीलम जी की बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं, चलो हम सब सुनील और गीता से मिल लेते हैं। ललित जी की बात को सुनकर सभी उस रूम से बाहर जाने लगते हैं। जब वो सभी उस कमरे से बाहर आते हैं तो सुनील जी, गीता जी और आकाश और जिया के सभी फ्रेंड्स ललित जी को पूरी तरह से ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो चारों जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी वो सभी ललित जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। उन सभी को अपने आप को देखते हुए देखकर ललित जी कहते हैं, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी सुनील जी कहते हैं, अब आगे। तभी सुनील जी कहते हैं, ललित थोड़ी देर पहले तुम्हारे शरीर में बहुत सारी चोटें लगी हुई थी लेकिन तुम कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक हो गए हो। सुनील जी की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, ये सब तुम्हारे बेटे ने किया है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पूछना है वो अपने बेटे से पूछ लो। ललित जी की बात को सुनकर सभी आकाश की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुनील जी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, आकाश तुमने लोगों का इलाज करना कब सीखा है? सुनील जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, डैड मैंने बचपन में एक बूढ़े आयुर्वेदिक डॉक्टर से लोगों की इलाज के बारे में सीखा था। तभी गीता जी कहती है, तो आकाश तुमने हमें पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया था? गीता जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, मॉम मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर आप सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा। आकाश के ये कहने पर गीता जी और कुछ भी नहीं कहती है। तभी सुनील जी आकाश से कहते हैं, वैसे आकाश तुमने ललित के चोटों को इतनी जल्दी कैसे ठीक कर दिया है? सुनील जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, डैड मैंने सुनील अंकल को एक पील खिलाया था जिससे उनके शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इसी कारण ललित अंकल की चोट इतनी जल्दी ठीक हो गया था। आकाश की बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। सबसे ज्यादा हैरान आकाश और जिया के सभी फ्रेंड्स हो गए थे। तभी गीता जी कहती है, चलो बातें बाद में हो जाएगी, पहले सभी खाना खा लो, सभी को भूख लग रही होगी। गीता जी की बात को सुनकर सभी डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं और फिर सर्वेक्षण आकर सभी को खाना परोसते हैं। कुछ देर में सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद गीता जी सभी से कहती है, अभी रात बहुत ही ज्यादा हो गई है इसलिए सभी को सो जाना चाहिए। और फिर गीता जी आकाश और जिया की फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए कहती है, बच्चों मैंने तुम सभी के लिए रूम साफ करवा दिया है इसलिए तुम भी जाकर सो जाओ। गीता जी के कहने के बाद एक सबे उन सभी को उन सभी के लिए अरेंज किए गए रूम में ले जाती है और फिर आकाश भी अपने रूम में चला जाता है।
अपने रूम में जाने के बाद आकाश बाथरूम में चला जाता है और फिर नहाकर बाहर आता है, जिसके बाद आकाश भी सो जाता है। अगली सुबह आकाश उठकर बाथरूम में जाता है और फ्रेश होने के बाद वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद आकाश देखता है कि सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए हैं। आकाश भी उन सभी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी गीता जी आकाश से कहती है, आकाश तुम्हारे फ्रेंड्स बता रहे थे कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है। गीता जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, हो मॉम, हमारे यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और 3 दिन बाद हम सभी का मैच होगा। आकाश की बात को सुनकर सुनील जी कहते हैं, आकाश तुम्हें पता है हमारे समय में मैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सबसे पहले स्थान में आया था। सुनील जी की बात को सुनकर सभी सुनील जी की तरफ देखते हैं। तभी ललित जी कहते हैं, हो सुनील मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था। तभी मयंक कहता है, अंकल आप तो मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छे होंगे। जिस पर सुनील जी अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं, हो मुझे मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी तरह से आता है। अगर तुम सभी को मार्शल आर्ट के कुछ मूव सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। सुनील जी अपनी तारीफ कर ही रहे थे कि तभी गीता जी कहती है, तुम सभी इनके बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये अपनी बड़ाई ऐसे ही मारते रहते हैं। इधर गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी का मुंह बन जाता है। तभी आकाश ललित जी की तरफ देखते हुए कहता है, ललित अंकल मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-112 सिंह विला पर किलर्स का नजर रखना आपने अभी तक पढ़ा। सुनील जी की बात को सुनकर सभी सुनील जी की तरफ देखते हैं। तभी ललित जी कहते हैं, हो सुनील मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था। तभी मयंक कहता है, अंकल आप तो मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छे होंगे। जिस पर सुनील जी अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं, हो मुझे मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी तरह से आता है। अगर तुम सभी को मार्शल आर्ट के कुछ मूव सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। सुनील जी अपनी तारीफ कर ही रहे थे कि तभी गीता जी कहती है, तुम सभी इनके बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये अपनी बड़ाई ऐसे ही मारते रहते हैं। इधर गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी का मुंह बन जाता है। तभी आकाश ललित जी की तरफ देखते हुए कहता है, ललित अंकल मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। अब आगे आकाश की बात को सुन ललित जी अपना सर हो में हिला देते हैं और फिर आकाश और ललित जी एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद ललित जी आकाश से कहते हैं, बोलो आकाश तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तभी आकाश कहता है, ललित अंकल आप पर किसने हमला किया था। मुझे पता था कि वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि आपके शरीर में चाकू से काटने का भी निशान था। आकाश की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, हो आकाश मुझ पर हमला हुआ था। जब मैं वापस आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरे कार को रुकवा लिया था और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनसे बचकर कार से भाग गया था। लेकिन तभी मेरा एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ललित जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ललित अंकल आप पर हमला क्यों हुआ था। आकाश की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, आकाश मेरी कंपनी मिलिट्री के लिए गन्स और वेपन बनाती है, इसलिए ही कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। शायद उन्होंने नहीं उन लोगों को भेजा था जो लोग मेरे जान को लेना चाहते थे। ललित जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, अंकल आप पर एक बार हमला हो गया है, शायद वो आप पर फिर से हमला कर सकते हैं, इसलिए आपको संभल कर रहना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, ठीक है आकाश, मैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और लोगों को भी काम में रख लूंगा। उन लोगों ने मेरे सारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ अच्छे बॉडीगार्ड्स को ढूंढना होगा। ललित जी की बात को सुनकर आकाश हौ में अपना सर हिला लेता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वही दूसरी ओर कुछ आदमी सिंह विला पर निगरानी रख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हम यहाँ उन सभी पर नजर क्यों रख रहे हैं, हम ललित मल्होत्रा को अंदर जाकर क्यों नहीं मार देते। वैसे भी ये जगह एक ऐसी जगह में बना है जहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, और साथ ही हम ललित मल्होत्रा को मारकर आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, तुम बहुत बड़े गधे हो, ये सिंह विला है पूरी दुनिया के सबसे अमीर परिवार का घर, तुम क्या सोच रहे हो कि इस विला में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी। वो लड़की उन सभी को लीडर थी। उस लड़की की बात को सुनकर वो आदमी कहता है, बॉस तो हम क्या करें। तभी वो लड़की कहती है, हम ललित मल्होत्रा का इंतजार करेंगे। तभी वो आदमी फिर से कहता है, लेकिन ललित मल्होत्रा को तो ठीक होने में 1 महीने से भी ज्यादा समय लगेगा। उस आदमी की बात को सुनकर वो लड़की कहती है, तुम सच में गधे हो, वो अपने घर में कभी ना कभी तो जाएगा, और वैसे भी वो हमेशा सिंह विला में तो नहीं ही रहेगा। वो सभी बात कर रहे थे, लेकिन उन सभी को नहीं पता था कि कोई और भी है जो उन पर नजर रख रहा था। इधर आकाश भी अपने सिस्टम की मदद से उन सभी की बातों को सुन रहा था। आकाश को रात में ही पता चल गया था कि बहुत से लोग सिंह विला पर नजर रख रहे थे। तभी आकाश स्माइल करते हुए कहता है, अंकल चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं। ललित जी को आकाश की बात कुछ समझ नहीं आती है, पर वो अपना सरहों में हिला देते हैं और फिर वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश सभी को देखते हुए कहता है, ललित अंकल और मैं कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। तभी आकाश अपने फ्रेंड्स को देखते हुए कहता है, तुम सभी बाकी लड़कियों को लेकर यूनिवर्सिटी चले जाना, मैं बाद में यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा। आकाश के मॉम डैड उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आकाश वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब वो सभी किलर ललित जी को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक और किलर उस लड़की से कहता है, बॉस ललित मल्होत्रा तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तभी वो लड़की कहती है, अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्ट।
एम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-113 सभी असैसिन्स मारे गए। आपने अभी तक पढ़ा। ललित जी को आकाश की बात कुछ समझ नहीं आती है, पर वो अपना सरहों में हिला देते हैं और फिर वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश सभी को देखते हुए कहता है, ललित अंकल और मैं कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। तभी आकाश अपने फ्रेंड्स को देखते हुए कहता है, तुम सभी बाकी लड़कियों को लेकर यूनिवर्सिटी चले जाना, मैं बाद में यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा। आकाश के मॉम डैड उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आकाश वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब वो सभी किलर ललित जी को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, तभी एक और किलर उस लड़की से कहता है, बॉस ललित मल्होत्रा तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तभी वो लड़की कहती है, अब आगे वो ठीक दिखाई दे रहा है या नहीं इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हमें उसे मारने का मिशन मिला है, इसलिए हम उसे मारकर ही रहेंगे। अब चलो, हमें ललित मल्होत्रा का पीछा करना है। उस लड़की की बात को सुनकर सभी कार में बैठकर आकाश और ललित जी का पीछा करने लगते हैं। कुछ समय बाद आकाश की कार मुंबई से बाहर एक जंगली इलाके में पहुंच जाती है। तभी आकाश कार को रोक लेता है और वो कार से बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर वो सभी आदमी आ जाते हैं। वो सभी लगभग 15 लोग थे। कार से उतरने के बाद आकाश और ललित जी को देखकर हंसने लगते हैं। सिर्फ उस लड़की के ही चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। तभी ललित जी उन आदमियों को देखकर कहते हैं, आकाश यही वो लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उन सभी लोगों को देखकर कहता है, तुम लोग ललित अंकल को क्यों मारना चाहते हो? आकाश की बात को सुनकर वो लड़की सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हमें ललित मल्होत्रा को मारने का मिशन मिला है, इसलिए हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़की की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम ललित अंकल को मार सकते हो? आकाश की बात को सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, हम सभी 15 लोग हैं, हम तुम दोनों को आसानी से मार सकते हैं और वैसे भी तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम हम सभी से बच भी नहीं पाओगे। उस वक्त ललित मल्होत्रा भीड़भाड़ वाले इलाके में चला गया था, इसलिए वो उस वक्त बच गया था। तभी आकाश कहता है, तो तुम आगे बढ़ो और मुझे मारकर दिखाओ। आकाश की बात को सुनकर उनमें से एक आदमी आकाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आकाश जान गया था कि ये सभी कोई साधक नहीं है, लेकिन इन सभी की ताकत नॉर्मल इंसानों से ज्यादा है। जब वो आदमी आकाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस लड़की को कुछ गलत लगता है और वो उस आदमी को वापस आने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इधर जब वो आदमी आकाश पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचता है, तभी आकाश उस आदमी के हाथ को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोगों की ताकत नॉर्मल इंसानों से ज्यादा है, तुम सभी शायद तक किसी जादुई संगठन से हो। इतना कहकर आकाश अपने हाथ में एक गनला लेता है और उस आदमी पर चला देता है, जिससे उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। उस आदमी को मरते हुए देखकर वो सभी आकाश पर हमला करने के लिए अपने अपने हथियार को निकाले ही थे कि तभी उस लड़की के साथियों के चीखने की आवाज आती है। तो वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके सभी साथियों के सर कटे हुए थे और वो सभी के सभी अभी तक मर चुके हैं। और वहां पर 4 लोग खड़े हुए थे, जिनमें से 2 लगभग 18-19 साल के लड़की और लड़का था और उनके साथ 2 आदमी और थे। वो कोई और नहीं बल्कि ईशा, ईशान, मोहित और धीरज थे। इधर ललित जी भी उन सभी को मरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो अपने जगह से गायब हो जाता है और सीधा उस लड़की के सामने दिखाई देता है। जब वो लड़की अचानक आकाश को अपने सामने प्रकट होते हुए देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी आकाश उस लड़की से कहता है, तुम कौन हो? आकाश की बात को सुनकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, मेरा नाम प्रिया राजशेखर है और मैं ब्लैक कॉर्नर के 4 सक्सेसर में से एक हूँ। प्रिया की बात को सुनकर आकाश उससे पूछता है, ये ब्लैक कॉर्नर क्या है? जिस पर प्रिया कहती है, ब्लैक कॉर्नर एक ऐसा दल है जो सभी प्रकार के मिशन को लेकर उसे पूरा करता है। प्रिया की बात को सुनकर आकाश उससे कहता है, तो तुम्हारा कितना प्रतिशत चांस है कि तुम ब्लैक कॉर्नर की नई लीडर बन सकती हो? अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-114 आकाश ने प्रिया के दिमाग में सील लगाया। आपने अभी तक पढ़ा। तभी वो अपने जगह से गायब हो जाता है और सीधा उस लड़की के सामने दिखाई देता है। जब वो लड़की अचानक आकाश को अपने सामने प्रकट होते हुए देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी आकाश उस लड़की से कहता है, तुम कौन हो? आकाश की बात को सुनकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, मेरा नाम प्रिया राजशेखर है और मैं ब्लैक कॉर्नर के 4 सक्सेसर में से एक हूँ। प्रिया की बात को सुनकर आकाश उससे पूछता है, ये ब्लैक कॉर्नर क्या है? जिस पर प्रिया कहती है, ब्लैक कॉर्नर एक ऐसा दल है जो सभी प्रकार के मिशन को लेकर उसे पूरा करता है। प्रिया की बात को सुनकर आकाश उससे कहता है, तो तुम्हारा कितना प्रतिशत चांस है कि तुम ब्लैक कॉर्नर की नई लीडर बन सकती हो? अब आगे आकाश की बात को सुनकर प्रिया कहती है, मेरा ब्लैक कॉर्नर का लीडर बनने के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि लीडर बनने के लिए ब्लैक कॉर्नर के बुजुर्गों की समर्थन की जरूरत है, लेकिन मेरा समर्थन कोई भी बुजुर्ग नहीं कर रहा है। प्रिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, मैं तुम्हें लीडर बनने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सभी बातों को मानना पड़ेगा। इतना कहकर आकाश प्रिया के सर पर अपना हाथ रखता है और प्रिया के दिमाग में एक सिल लगा देता है। और फिर आकाश प्रिया को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक सिल लगा दिया है जिससे मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे धोखा देने के बारे में कभी भी मत सोचना।
और वैसे भी तुम्हें मेरा साथ देने के बदले बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मैं तुम्हें एक साधना तकनीक दूंगा जिससे तुम बहुत ही ज्यादा समय तक जिंदा रह सकोगी, मतलब कि जब तक तुम्हें कोई नहीं मारेगा तुम तब तक जिंदा रहोगी। और साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। प्रिया ये समझ गई थी कि आकाश उससे झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि उसके दिमाग के ऊपर कोई सिल लगा हुआ है। तभी प्रिया कहती है, मैं कैसे ब्लैक कॉर्नर की लीडर कैसे बनूंगी। प्रिया के सवाल को सुनकर आकाश प्रिया के सर पर अपने उंगली को रखता है। और फिर आकाश प्रिया के दिमाग में एक साधना तकनीक और वो सिल दूसरों पर कैसे लगाना है इसका ज्ञान डाल देता है। और फिर आकाश कहता है, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक कल्टीवेशन तकनीक और उस सिल को कैसे दूसरों के दिमाग में लगाना है, और याद रहे अब से तुम्हें मुझे बॉस कहना है, और कैसे कंट्रोल करना है इसका पूरा ज्ञान डाल दिया है। वैसे प्रिया, क्या ये सभी तुम्हारे लोग थे। आकाश की बात को सुनकर प्रिया कहती है, ये सभी मेरे आदमी नहीं है, इन्हें तो बुजुर्गों ने मेरे साथ भेजा था, लेकिन बॉस अगर मैं अकेले वहां पर जाऊंगी तो वो सभी मेरे ऊपर शक करेंगे। प्रिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो। इतना कहकर आकाश उस आदमी के पास जाता है जिस पर आकाश ने गोली को चलाया था। उस आदमी के पास जाने के बाद आकाश उस आदमी के शरीर के ऊपर अपने हाथ को रखता है और उस आदमी के अंदर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को डालने लगता है, जिससे वो आदमी होश में आ जाता है। लेकिन वो आदमी आकाश को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आकाश ने उस आदमी के दिल के पास गोली को चलाया था, जिससे वो आदमी ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन वो बस बेहोश हुआ था और अभी तक जिंदा था। तभी आकाश उस आदमी के सीने पर हाथ रखता है, जिससे थोड़ी ही देर में उस आदमी के सीने से गोली निकल जाता है। और फिर आकाश उस आदमी के भी दिमाग में उस सिल को लगा देता है। तभी आकाश ने इस बार एक दूसरे ही सिल को लगाया था, जिससे आकाश उस आदमी को कभी भी कठपुतली की तरह कंट्रोल कर सकता है। उस सील को लगाने के बाद आकाश उस आदमी से कहता है, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक सील को लगाया है जिससे मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें प्रिया के साथ जाना है और उसकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी हॉ में अपने सर को हिला देता है। तभी आकाश प्रिया को टेलीपैथी से कहता है, प्रिया जब तुम ब्लैक कॉर्नर में जाओगी तो मैं कुछ समय बाद इस आदमी को मार दूंगा, जिससे बाकी लोगों को हम दोनों के बातों के बारे में पता न चले। और अगर वो सभी तुम्हारा विरोध करेंगे तो तुम मुझे बता देना, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। आकाश का आदेश मिलने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी आकाश उन सभी की लाशों को देखकर कहता है, ईशान और तुम दोनों इन लाशों को ठिकाने लगा दो। आकाश की बात को सुनकर ईशा और ईशान अपने पास से फायर ताबीज निकालते हैं और उन लाशों के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो सभी लाश तुरंत ही जलकर राख में बदल जाती है। जिसके बाद आकाश उन चारों को देखते हुए कहता है, अब आगे क्या होगा। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 115 आकाश का निधि से बात करना। सभी लोग गए आकाश के विला। आपने अभी तक पढ़ा। तभी आकाश प्रिया को टेलीपैथी से कहता है, प्रिया जब तुम ब्लैक कॉर्नर में जाओगी तो मैं कुछ समय बाद इस आदमी को मार दूंगा, जिससे बाकी लोगों को हम दोनों के बातों के बारे में पता न चले। और अगर वो सभी तुम्हारा विरोध करेंगे तो तुम मुझे बता देना, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। आकाश का आदेश मिलने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी आकाश उन सभी की लाशों को देखकर कहता है, ईशान और तुम दोनों इन लाशों को ठिकाने लगा दो। आकाश की बात को सुनकर ईशा और ईशान अपने पास से फायर ताबीज निकालते हैं और उन लाशों के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो सभी लाश तुरंत ही जलकर राख में बदल जाती है। जिसके बाद आकाश उन चारों को देखते हुए कहता है, अब आगे तुम चारों ललित अंकल को सही सलामत उनके घर तक छोड़ के आ जाओ। आकाश की बात को सुनकर वो चारों अपना सरहों में हिला देते हैं। तभी ललित जी आकाश के पास आकर कहते हैं, आकाश ये सब क्या था और तुम सब ने ऐसा कैसे किया। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उनसे कहता है, ललित अंकल हम सभी नॉर्मल इंसान नहीं है, हम 5 साधक है जो कि अमर होने के लिए साधना करते हैं। आकाश की बात ललित जी को समझ नहीं आती है। तभी आकाश फिर से कहता है, साधकों के पास नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज्यादा ताकत होती है और वो सभी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। आकाश की बात अब ललित जी को समझ आ जाती है। तभी आकाश ललित जी से कहता है, अंकल अब आप इन चारों के साथ घर चले जाइए, ये चारों आपको सही सलामत घर तक छोड़ देंगे और आगे से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे आप पर हमला नहीं हो। आकाश की बात को सुनकर ललित जी हो में अपने सर को हिला देते हैं। जिसके बाद आकाश अपने स्टोरेज रिंग से एक कार को निकालता है, जिसे देखकर ललित जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश ललित जी को कार में बैठने के लिए कहता है तो ललित जी कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों भी कार में बैठ जाते हैं और फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद आकाश अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालता है और निधि को फोन करता है। कुछ ही समय में निधि फोन को उठा लेती है और कहती है, कहिए बॉस आपने मुझे फोन क्यों किया। निधि की बात को सुनकर आकाश कहता है, निधि मैंने जो तुम्हें काम बोला था वो हो गया है क्या। आकाश की बात को सुनकर निधि कहती है, बॉस मैंने चौधरी इंडस्ट्री के सभी शेयर होल्डर के शेयरों को खरीद लिया है, लेकिन चौधरी परिवार अपने शेयरों को बेचने के लिए तैयार नहीं है। निधि की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और फिर निधि से कहता है, निधि तुम आज ही जेड जोर सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दो और साथ ही किंजल और एजे के साथ शाम को तुम मेरे विला में आ जाना, मुझे तुम तीनों से कुछ बातें करना है। जी बॉस। निधि के इतना कहने के बाद आकाश फोन को कट कर देता है। जिसके बाद आकाश अपने कार में बैठकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है और जाते जाते करण को फोन करता है। कुछ रिंग के बाद करण फोन उठा लेता है। तभी आकाश कहता है, करण तुम सभी अभी कहाँ हो।
करण, आकाश, हम सभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गए हैं और कुछ देर में यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। आकाश, ठीक है, तुम सभी यूनिवर्सिटी से कुछ दूर पहले ही रुक जाना, मैं वही आ रहा हूँ। आकाश की बात को सुनकर करण ठीक है कहता है, जिसके बाद आकाश फोन को काट देता है। कुछ समय बाद आकाश मुंबई यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाता है। तभी रास्ते में आकाश को अपनी कार और एक और कार दिखाई देती है। कार के बाहर में वो सभी लोग खड़े हुए थे। तभी आकाश उन सभी के पास जाकर कार को रोक देता है और फिर आकाश कार से बाहर आ जाता है। तभी उस दूसरे कार को चलाने वाला ड्राइवर आकाश को देखकर उसे ग्रीट कर हुए कहता है, गुड मॉर्निंग छोटे मालिक। तो आकाश भी उस ड्राइवर को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर उस ड्राइवर से कहता है, अब तुम सिंह विला वापस चले जाओ, मैं इन सभी को ले जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर वो ड्राइवर कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी आकाश उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी कार में बैठ जाओ। आकाश की बात को सुनकर वो सभी दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद आकाश कहता है, करण, तुम कार को मेरे पीछे लाओ। इतना कहकर आकाश कार को चालू करके अपने विला की तरफ ले जाने लगता है। तो करण भी आकाश के कार के पीछे कार को ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी आकाश के विला के सामने पहुंच जाते हैं। तो आकाश कार को रोक देता है। आकाश को देखकर करण भी कार को रोक देता है, जिसके बाद आकाश कार से बाहर निकल जाता है। आकाश को देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी आकाश के दोनों कार विला का ए पार्किंग में चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 116 फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास आपने अभी तक पढ़ा। आकाश की बात को सुनकर वो ड्राइवर कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी आकाश उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी कार में बैठ जाओ। आकाश की बात को सुनकर वो सभी दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद आकाश कहता है, करण, तुम कार को मेरे पीछे लाओ। इतना कहकर आकाश कार को चालू करके अपने विला की तरफ ले जाने लगता है। तो करण भी आकाश के कार के पीछे कार को ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी आकाश के विला के सामने पहुंच जाते हैं। तो आकाश कार को रोक देता है। आकाश को देखकर करण भी कार को रोक देता है, जिसके बाद आकाश कार से बाहर निकल जाता है। आकाश को देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी आकाश के दोनों कार विला के पार्किंग में चले जाते हैं। अब आगे उन दोनों कारों को विला के पार्किंग में जाता हुआ देखकर आकाश के तीनों दोस्त उसके पास आ जाते हैं। उससे कहता है, आकाश, क्या ये विला तुम्हारा है? जिस पर आकाश कहता है, हो, ये विला मेरा है। आकाश की बात को सुनकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी आकाश सभी से कहता है, चलो तुम सभी विला के अंदर चलो। आकाश की बात को सुनकर सभी विला के अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी विला के अंदर जाते हैं तो वो उस विला को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये विला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कई ज्यादा ये अंदर से खूबसूरत था। वो सभी अंदर जाने के बाद फोन से सेल्फी लेने लगते हैं और सभी आकाश के पूरे विला को देखने लगते हैं। आकाश उन सभी को सेल्फी लेते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। कुछ देर सेल्फी लेने के बाद सभी सोफे में बैठ जाते हैं। सोफे में बैठने के बाद वो सभी लड़कियां आकाश से कहती है, आकाश, तुम्हारा विला तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे मॉम डैड के विला जैसे। आकाश उन सभी लड़कियों की बात को सुनकर स्माइल कर रहा था। तभी आकाश उन सभी से कहता है, तुम सभी यहीं पर बैठो, मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स ले आता हूँ। इतना कहने के बाद आकाश अपने जगह से उठता है और किचन में जाकर कुछ स्नैक्स और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालता है और फिर सोफे के पास जाकर टी टेबल में उन सभी कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स को रख देता है। जिसके बाद सभी स्नैक्स खाने लगते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कुछ देर बाद वैभव कहता है, अब हमें यूनिवर्सिटी चलना चाहिए क्योंकि क्लासेस अभी शुरू ही होने वाली है। तभी वैभव आकाश को देखते हुए कहता है, आकाश, तुम्हें पता है कि हमें फिजिकल ट्रेनिंग कराने के लिए मिलिट्री से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है। तुम यूनिवर्सिटी आने के बाद छुट्टी ले लिया था, इसलिए तुमने फिजिकल ट्रेनिंग के किसी भी क्लास में नहीं आए थे। इसलिए मिस नेहा तुमसे जरूर गुस्सा होगी। कल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए टेस्ट हो रहा था, इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास नहीं हुई थी। वैभव की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है, आज मैं फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास के लिए चला जाऊंगा। जिसके बाद सभी आकाश के विला से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद आकाश अपने दोस्तों से पूछता है, विराट क्लास में क्यों नहीं आया है? आकाश के पूछने पर मयंक कहता है, आकाश, पता नहीं कि वो क्लास में क्यों नहीं आया है। कुछ समय बाद टीचर अंजलि क्लास में इंटर होती है तो सभी स्टूडेंट अपने जगह से उठकर टीचर अंजलि को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो टीचर अंजलि भी सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर टीचर अंजलि अटेंडेंस लेती है। जिसके बाद वो सभी को पढ़ाने लगती है। ऐसे ही 2 क्लास यूं ही निकल जाती है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट फिजिकल ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चले जाते हैं। जब आकाश ग्राउंड में जाता है तो वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग क्लास के टीचर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता थी। आकाश ने सोचा था कि नेहा नाम से कोई और फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास लेने के लिए आई होगी। आकाश ने कभी भी नहीं सोचा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता ही उनकी फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास की टीचर होगी। जब सभी स्टूडेंट ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाते हैं तो नेहा आकाश को देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद नेहा सभी से कहती है, तो स्टूडेंट्स, आप सभी पहले ग्राउंड के पूरे 5 राउंड लगाएंगे। नेहा की बात को सुनकर सभी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राउंड के 3 राउंड लगाने के बाद सभी थके हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी आकाश को देखकर हैरान थे, क्योंकि आकाश अभी तक बिल्कुल भी थका हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय में फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है तो सभी अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आकाश क्लास में नहीं जाता है।
सभी के जाने के बाद आकाश नेहा के पास जाता है और उससे कहता है, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश की बात को सुनकर नेहा कहती है, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की टीचर बनूं और आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 117 आकाश और विराट निकले विराट के गांव की तरफ। आपने अभी तक पढ़ा, जब सभी स्टूडेंट ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाते हैं तो नेहा आकाश को देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद नेहा सभी से कहती है, तो स्टूडेंट्स आप सभी पहले ग्राउंड के पूरे 5 राउंड लगाएंगे। नेहा की बात को सुनकर सभी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राउंड के 3 राउंड लगाने के बाद सभी थके हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी आकाश को देखकर हैरान थे क्योंकि आकाश अभी तक बिल्कुल भी थका हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय में फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है तो सभी अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आकाश क्लास में नहीं जाता है। सभी के जाने के बाद आकाश नेहा के पास जाता है और उससे कहता है, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश की बात को सुनकर नेहा कहती है, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की टीचर बनूं और आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूं। अब आगे नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो। इतना कहकर आकाश वहां से जाने तभी नेहा आकाश को रोकने के लिए कहती है तो आकाश रुक जाता है, जिसके बाद आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो नेहा आकाश से कहती है, ब्रिगेडियर आकाश क्या आप मेरी एक काम में मदद कर सकते हैं? नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम्हें किस काम में मेरी मदद चाहिए? और तुम मुझे सिर्फ आकाश कह सकती हो, तुम्हें मुझे ब्रिगेडियर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आकाश की बात को सुनकर नेहा हो में अपना सर हिला देती है, जिसके बाद नेहा कहती है, ठीक है आकाश क्या तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनके एक पार्टी में जा सकते हो? नेहा की बात को सुनकर आकाश उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो और मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड क्यों बनूं? नेहा इस बात को समझ जाती है कि आकाश क्या कहना चाहता है और फिर वो आकाश से कहती है, आकाश कल शाम को मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने क्लास रियूनियन की पार्टी रखी है। वो सभी मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं मिलिट्री में हूँ इसलिए मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, इसलिए मैंने उन सभी से झूठ बोल दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे क्लास रियूनियन पार्टी में लेकर आऊंगी। इतना बोलने के बाद नेहा थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, तो आकाश क्या तुम मेरे साथ क्लास रियूनियन पार्टी में मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनकर जाओगे? नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है मैं कल शाम को तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लास रियूनियन पार्टी में जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर नेहा खुश हो जाती है, जिसके बाद नेहा कहती है, तो ठीक है मैं तुम्हें कल शाम को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से पिक कर लूंगी। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है मैं अब यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश वहां से सीधे अपने हॉस्टल की तरफ चला जाता है। जब आकाश अपने हॉस्टल में पहुंचता है तो वो देखता है कि विराट रूम में ही है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। ये सब आकाश महसूस कर सकता था। आकाश रूम के अंदर जाकर विराट से कहता है, विराट तू कहाँ चला गया था? मयंक ने तुझे कितना कॉल किया था? तभी विराट आकाश के पास आकर हिचकिचाते हुए कहता है, आकाश क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट क्या हुआ है? तुझे पैसे किस लिए चाहिए और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आकाश की बात को सुनकर विराट के आंख से आंसू निकल जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, आकाश मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। मैं उन्हें पूरा मुंबई घुमाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। आकाश जानता था कि विराट एक खुददार इंसान है और वो ऐसे ही पैसे नहीं मांग रहा होगा। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट क्या तुम मुझे तुम्हारे पापा के पास ले जा सकते हो? शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। आकाश की बात को सुनकर विराट कहता है, ठीक है आकाश तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। जिसके बाद दोनों हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं और फिर जब दोनों यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुंचते हैं तभी उन दोनों के सामने आकाश की कार आकर रुक जाती है, जिसे देखकर विराट चौंक जाता है। तभी आकाश कार के पास जाता है और कार के दरवाजे को खोलकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है, जिसे देखकर विराट और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि कार में कोई भी नहीं था। फिर भी कार चलकर उन दोनों के पास आई थी। तभी आकाश विराट को कहता है, विराट तुम भी कार में आकर बैठ जाओ। आकाश की आवाज को सुनकर विराट अपने सोच से बाहर आता है और फिर कार में बैठ जाता है। विराट के कार में बैठने के बाद आकाश विराट से पूछता है, विराट तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर दो। आकाश के कहने पर विराट कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों विराट के गांव की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वो दो विराट के गांव की तरफ जाने के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 117 आकाश और विराट निकले विराट के गांव की तरफ। आपने अभी तक पढ़ा, जब सभी स्टूडेंट ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाते हैं तो नेहा आकाश को देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद नेहा सभी से कहती है, तो स्टूडेंट्स आप सभी पहले ग्राउंड के पूरे 5 राउंड लगाएंगे। नेहा की बात को सुनकर सभी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राउंड के 3 राउंड लगाने के बाद सभी थके हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी आकाश को देखकर हैरान थे क्योंकि आकाश अभी तक बिल्कुल भी थका हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय में फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है तो सभी अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं।
लेकिन आकाश क्लास में नहीं जाता है। सभी के जाने के बाद आकाश नेहा के पास जाता है और उससे कहता है, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश की बात को सुनकर नेहा कहती है, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की टीचर बनूं और आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूं। अब आगे नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो। इतना कहकर आकाश वहां से जाने तभी नेहा आकाश को रुकने के लिए कहती है तो आकाश रुक जाता है, जिसके बाद आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो नेहा आकाश से कहती है, ब्रिगेडियर आकाश क्या आप मेरी एक काम में मदद कर सकते हैं? नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम्हें किस काम में मेरी मदद चाहिए और हो तुम मुझे सिर्फ आकाश कह सकती हो, तुम्हें मुझे ब्रिगेडियर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आकाश की बात को सुनकर नेहा हो में अपना सर हिला देती है, जिसके बाद नेहा कहती है, ठीक है आकाश क्या तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनके एक पार्टी में जा सकते हो? नेहा की बात को सुनकर आकाश उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो और मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड क्यों बनूं? नेहा इस बात को समझ जाती है कि आकाश क्या कहना चाहता है और फिर वो आकाश से कहती है, आकाश कल शाम को मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने क्लास रियूनियन की पार्टी रखी है। वो सभी मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं मिलिट्री में हूँ इसलिए मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, इसलिए मैंने उन सभी से झूठ बोल दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे क्लास रियूनियन पार्टी में लेकर आऊंगी। इतना बोलने के बाद नेहा थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, तो आकाश क्या तुम मेरे साथ क्लास रियूनियन पार्टी में मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनकर जाओगे? नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है मैं कल शाम को तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लास रियूनियन पार्टी में जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर नेहा खुश हो जाती है, जिसके बाद नेहा कहती है, तो ठीक है मैं तुम्हें कल शाम को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से पिक कर लूंगी। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है मैं अब यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश वहां से सीधे अपने हॉस्टल की तरफ चला जाता है। जब आकाश अपने हॉस्टल में पहुंचता है तो वो देखता है कि विराट रूम में ही है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। ये सब आकाश महसूस कर सकता था। आकाश रूम के अंदर जाकर विराट से कहता है, विराट तू कहाँ चला गया था? मयंक ने तुझे कितना कॉल किया था? तभी विराट आकाश के पास आकर हिचकिचाते हुए कहता है, आकाश क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट क्या हुआ है? तुझे पैसे किस लिए चाहिए और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आकाश की बात को सुनकर विराट के आंख से आंसू निकल जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, आकाश मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। मैं उन्हें पूरा मुंबई घुमाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। आकाश जानता था कि विराट एक खुददार इंसान है और वो ऐसे ही पैसे नहीं मांग रहा होगा। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट क्या तुम मुझे तुम्हारे पापा के पास ले जा सकते हो? शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। आकाश की बात को सुनकर विराट कहता है, ठीक है आकाश तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। जिसके बाद दोनों हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं और फिर जब दोनों यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुंचते हैं तभी उन दोनों के सामने आकाश की कार आकर रुक जाती है, जिसे देखकर विराट चौंक जाता है। तभी आकाश कार के पास जाता है और कार के दरवाजे को खोलकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है, जिसे देखकर विराट और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि कार में कोई भी नहीं था। फिर भी कार चलकर उन दोनों के पास आई थी। तभी आकाश विराट को कहता है, विराट तुम भी कार में आकर बैठ जाओ। आकाश की आवाज को सुनकर विराट अपने सोच से बाहर आता है और फिर कार में बैठ जाता है। विराट के कार में बैठने के बाद आकाश विराट से पूछता है, विराट तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर दो। आकाश के कहने पर विराट कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों विराट के गांव की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वो दो विराट के गांव की तरफ जाने के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 118 आकाश और विराट पहुंचे विराट के घर। आपने अभी तक पढ़ा। तभी आकाश कार के पास जाता है और कार के दरवाजे को खोलकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है, जिसे देखकर विराट और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि कार में कोई भी नहीं था। फिर भी कार चलकर उन दोनों के पास आई थी। तभी आकाश विराट को कहता है, विराट तुम भी कार में आकर बैठ जाओ। आकाश की आवाज को सुनकर विराट अपने सोच से बाहर आता है और फिर कार में बैठ जाता है। विराट के कार में बैठने के बाद आकाश विराट से पूछता है, विराट तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर दो। आकाश के कहने पर विराट कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों विराट के गांव की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वो दो विराट के गांव की तरफ जाने के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अब आगे लगभग 1 घंटे के बाद वो दो विराट के गांव की तरफ जाने के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अभी विराट का गांव बहुत ही दूर था और साथ में वहां का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था, इसलिए उन दोनों को विराट के गांव पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लगने वाले थे। 1.5 घंटे बाद आकाश और विराट के गांव के पास पहुंच गए थे। जब आकाश की कार गांव के अंदर जाती है तो गांव के कुछ लोग जो कार को देख रहे थे वो आपस में बात कर इस अगर में यहाँ पर कौन आया है, जरूर वो बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। आकाश की कार जहां भी से जा रही थी सभी यही बात कर रहे थे। कुछ समय बाद आकाश और विराट के घर के पास पहुंच जाते हैं। जब कार विराट के घर के पास रुकती है तो वहां के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, इस कार में कौन है और ये गायत्री और वेद के घर के सामने क्यों रुकी है। तभी कार से आकाश और विराट बाहर आते हैं। वो सभी विराट को कार से बाहर आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, इस कार से तो विराट निकला है, लेकिन विराट का परिवार तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो ऐसी कार में कैसे आ सकता है? जरूर ये कार उसके साथ आए उस दूसरे लड़के की होगी। ऐसे ही सभी बात कर रहे थे। उन सभी की बात आकाश सुन पा रहा था, लेकिन वो उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है।
और वो सभी विराट के घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक आदमी वहां आता है और विराट से कहता है, विराट तू आ गया, भैया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया को ब्लड कैंसर हो गया है और उनका कैंसर लास्ट स्टेज में। ये सब बोलते हुए उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी विराट कहता है, चाचा जी आप मत रो, ये सब चीज ठीक हो जाएगा। विराट ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि जब वो दोनों आ रहे थे तभी करण का फोन आया था और उसने आकाश के डॉक्टर AR होने के बारे में बताया था और वो सभी बीमारियों को बहुत ही जल्द ठीक कर देता है ये भी बताया था, इसलिए ही विराट ये सब कह रहा था। तभी विराट के चाचा जी कहते हैं, विराट मैंने सुना है मुंबई में एक चमत्कारी डॉक्टर है जो सभी बीमारियों को कुछ ही देर में ठीक कर देता है, वो शायद भैया को ठीक कर सकता है। तभी विराट कहता है, चाचा जी आप अभी इस बात को रहने दीजिए, हमें अभी अंदर जाना चाहिए। विराट ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि विराट जानता था कि उसके चाचा इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि आकाश चमत्कारी डॉक्टर AR है। अंदर जाने के बाद आकाश देखता है कि पलंग पर एक आदमी लेटा हुआ था, उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। जब वो सभी घर के अंदर आते हैं तभी विराट की मां विराट को देखकर उसके पास आ जाती है और विराट के गले लगकर रोते हुए कहती है, विराट देख तेरे पापा को क्या हो। तभी आकाश विराट के पापा के पास जाता है और उनके नब्ज को पकड़कर उनकी हालत की जांच करता है। जिसके बाद आकाश विराट के पास आकर कहता है, विराट तुम्हारे पापा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए इनका इलाज जल्द से जल्द करना होगा। अब तक विराट की मां विराट से दूर हो चुकी थी लेकिन उन्होंने आकाश के बात को सुन लिया था। तभी विराट कहता है, आकाश तुम पापा का इलाज कैसे करोगे। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट तुम सबसे पहले एक बड़े टब का इंतजाम करो जिसमें तुम्हारे पापा को रखा जा सके। इधर आकाश और विराट की बात को सुनकर गायत्री जी और विराट के चाचा जी कंफ्यूज हो रहे थे। तभी वहां पर एक औरत आती है और फिर विराट को देखते हुए कहती है, विराट बेटा तुम कब वापस आए हो। तभी विराट कहता है, चाची जी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूं। तभी विराट की चाची कहती है, ठीक है विराट। फिर वो विराट की मां की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूं, आप जीजा जी को खिचड़ी खिला दीजिए। असल में विराट की मां और विराट की चाची बहनें थी, उन दोनों की शादी वह छोटी विराट के पापा और चाचा से हुआ था। अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 119 आकाश ने विराट के पापा को ठीक किया। आपने अभी तक पढ़ा। अब तक विराट की मां विराट से दूर हो चुकी थी लेकिन उन्होंने आकाश के बात को सुन लिया था। तभी विराट कहता है, आकाश तुम पापा का इलाज कैसे करोगे। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट तुम सबसे पहले एक बड़े टब का इंतजाम करो जिसमें तुम्हारे पापा को रखा जा सके। इधर आकाश और विराट की बात को सुनकर गायत्री जी और विराट के चाचा जी कंफ्यूज हो रहे थे। तभी वहां पर एक औरत आती है और फिर विराट को देखते हुए कहती है, विराट बेटा तुम कब वापस आए हो। तभी विराट कहता है, चाची जी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूं। तभी विराट की चाची कहती है, ठीक है विराट। फिर वो विराट की मां की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूं, आप जीजा जी को खिचड़ी खिला दीजिए। असल में विराट की मां और विराट की चाची बहनें थी, उन दोनों की शादी विराट के पापा और चाचा से हुआ था। अब आगे जिसके बाद विराट की मां विराट के पापा को खिचड़ी खिलाने लगती है। तभी और विराट घर से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें बाहर जाते देखकर विराट के चाचा जी भी घर से बाहर आ जाते हैं। आकाश बाहर आकर कहता है, विराट तुम जल्द से जल्द एक ऐसी चीज का इंतजाम करो जिसमें एक आदमी आराम से नहा सके। आकाश की बात को विराट के चाचा जी ने सुन लिया था और वो आकाश से पूछते हैं, तुम्हें एक टब की जरूरत क्यों है। तभी विराट कहता है, चाचा जी ये मेरा दोस्त आकाश है, आकाश एक टब इसलिए मंगवा रहा है जिससे वो पापा का इलाज कर सके। विराट की बात को सुनकर विराट के चाचा जी उससे कहते हैं, विराट तुम्हारा दोस्त तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है तो वो भैया का इलाज कैसे कर पाएगा। तभी विराट कहता है, चाचा जी आकाश ही वो चमत्कारी डॉक्टर AR है जिसका आप बात कर रहे थे, आकाश पापा को जरूर ठीक कर देगा। विराट की बात को सुनकर विराट के चाचा जी आकाश से कहते हैं, बेटा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम चमत्कारी डॉक्टर AR हो, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। जिस पर आकाश कहता है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये सब नहीं जानते थे। तभी विराट के चाचा जी कहते हैं, हमारे घर में नहाने के लिए एक टंकी बनी हुई है जिसमें एक आदमी आराम से नहा सकता है। उनकी बात को सुनकर आकाश खुश हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है हम अंकल को वही ले चलते हैं। जिसके बाद तीनों अंदर चले जाते हैं और फिर विराट के मां और चाची से इस बारे में बात करने के बाद विराट के पापा को चारपाई सहित विराट के चाचा जी के घर ले जाते हैं और फिर नहाने की जगह में ले जाते हैं जो कि घर के पीछे था। वहां जाने के बाद चारपाई को वो सभी नीचे रख देते हैं। जिसके बाद आकाश टंकी के पास जाता है और फिर अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालकर बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड से भरा हुआ एक शीशी निकालता है और उसमें से 2 बूंद उस टंकी में डाल देता है जिससे टंकी के पानी का रंग हरे रंग का हो जाता है। जिसके बाद आकाश विराट के पापा से कहता है, आप इस टंकी के अंदर चले जाए, अंदर जाने के बाद आपके शरीर में खुजली होगा लेकिन आप जितना सह सकते हैं उतनी देर आपको टंकी के अंदर रहना होगा। जिसके बाद विराट के पापा विराट और अपने भाई का सहारा लेकर टंकी में उतर जाते हैं। टंकी के अंदर जाने के कुछ देर बाद विराट के पापा के शरीर में खुजली होने लगती है और उस टंकी का पानी अब धीरे धीरे काला होने लगा था क्योंकि विराट के पापा के शरीर से अशुद्धियां निकल रही थी। जब उनको खुजली सहन नहीं होती तो वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी विराट के पापा के शरीर पर अशुद्धि की परत चढ़ी हुई थी जिससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रहा था। तभी वो विराट के चाची और मां को इशारा करता है कि वो दोनों वहां से चले जाएं।
उन दोनों के जाने के बाद आकाश विराट के पापा वेद जी से कहता है, अंकल आप अपने आप को अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर आप अंदर आ जाना। इतना कहकर आकाश वहां से विराट और उसके चाचा को जाने का इशारा करता है। तो वो दोनों भी आकाश के साथ अंदर चले जाते हैं। जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो विराट की मौ उनसे कहती है, वेद अभी कैसे है, वो ठीक तो हो गए हैं ना? तभी आकाश कहता है, कुछ देर बाद आप खुद ही देख लेना कि अंकल कैसे हैं। जिसके बाद कुछ ही देर में वेद जी खुद को साफ करके अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो आकाश को छोड़कर सभी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने उम्र से 4-5 साल छोटे दिखाई दे रहे थे। जब वेद जी देखते हैं कि सभी उनको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे तो वो खांसते हुए कहते हैं, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वेद जी की बात को सुनकर सभी अपने सेंस में वापस आ जाते हैं। तभी गायत्री जी कहती है, वेद आप तो अपने उम्र से 4-5 साल छोटे लग रहे हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-120 अदिति के बारे में विराट के परिवार को पता चला। आपने अभी तक पढ़ा? तो वो दोनों भी आकाश के साथ अंदर चले जाते हैं। जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो विराट की मौ उनसे कहती है, वेद अभी कैसे है, वो ठीक तो हो गए हैं ना? तभी आकाश कहता है, कुछ देर बाद आप खुद ही देख लेना कि अंकल कैसे है। जिसके बाद कुछ ही देर में वेद जी खुद को साफ करके अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो आकाश को छोड़कर सभी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने उम्र से 4-5 साल छोटे दिखाई दे रहे थे। जब वेद जी देखते हैं कि सभी उनको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे तो वो खांसते हुए कहते हैं, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वेद जी की बात को सुनकर सभी अपने सेंस में वापस आ जाते हैं। तभी गायत्री जी कहती है, वेद आप तो अपने उम्र से 4-5 साल छोटे लग रहे हैं। अब आगे? तभी वेद जी कहते हैं, हाँ मुझे भी लग रहा है कि मैं 4-5 साल छोटा हो गया हूँ और साथ ही मुझे अपने शरीर में बहुत ताकत महसूस हो रही है। तभी वो आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। उनकी बात को सुनकर आकाश कहता है, अंकल आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। विराट मेरा दोस्त है और मैंने अपने दोस्त के पापा को ही ठीक किया है। आकाश की बात को सुनकर विराट आकाश के गले लग जाता है और सोते हुए कहता है, आकाश तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे पापा को ठीक कर दिया है। विराट की बात को सुनकर आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, विराट तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तुम अब अपने आंसू पोंछ लो। आकाश की बात को सुनकर विराट आकाश से दूर होता है, फिर अपने आंसुओं को पोंछता है। तभी आकाश कहता है, विराट मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। आकाश की बात को सुनकर विराट आकाश के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद विराट आकाश से पूछता है, आकाश तुम्हें मुझसे क्या बात करना है? तभी आकाश कहता है, विराट मुझे अदिति के बारे में बात करनी है। विराट देखो अदिति बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए। मैंने देखा है वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो तुम्हें उस लड़की की तरह धोखा नहीं देगी। जिस पर विराट कहता है, आकाश मैं जानता हूँ कि अदिति बहुत ही अच्छी लड़की है और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, लेकिन आकाश तुम जानते हो कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, आकाश मैंने कभी तू सभी को अपने बारे में नहीं बताया है, पर आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी सुनील सिंह का बेटा हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तो एक हादसे के कारण मैं उनसे बिछड़ गया था, तो मुझे एक गरीब परिवार ने पाला है जो फल बेचकर अपना घर चलाते थे। लेकिन मैंने खुद के दम पर अपने बिजनेस को खड़ा किया है। मेरे असली माता पिता को मेरे बारे में कुछ ही समय पहले ही पता चला है, लेकिन वो दोनों नहीं जानते हैं कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। जब मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूं तो तुम भी अपने परिवार और अपने परिवार के हालत को ठीक कर सकते हो। तुम जब मुंबई जाओगे तो मैं तुम्हें मेरी एक कंपनी में नौकरी दिला दूंगा। आकाश की बात को सुन विराट को समझ आ जाता है कि आकाश की हालत भी पहले उन्हीं की जैसे ही थी। तभी आकाश कहता है, आप लोग बाहर आ सकते हैं, आपको हम दोनों की बात छुप कर सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी दरवाजे के पीछे से विराट के मौ पापा और उसके चाचा चाची निकलते हैं और फिर वो विराट के पास आकर उससे पूछते हैं, विराट तुम और आकाश किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, वो लड़की कौन है? तभी आकाश कहता है, उसका नाम अदिति है और वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। तभी विराट की मौ कहती है, आकाश क्या तुम्हारे पास उसका फोटो है? तो आकाश अपने फोन में सभी का एक ग्रुप फोटो निकालता है और उसमें अदिति के फोटो को बड़ा करके विराट की मौ को दिखाता है। गायत्री जी अदिति के फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। विराट तुम मुंबई जाकर उसे हो कहोगेरी। अपनी मौ की बात को सुनकर विराट कुछ भी नहीं कह पाता है। कुछ समय बाद आकाश उनसे कहता है, अंकल आंटी मैं यहाँ से चलता हूँ। आकाश की बात को सुनकर गायत्री जी कहती है, आकाश आज तुम रुक जाओ, कल चले जाना। गायत्री जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, आंटी मुझे आज शाम को बहुत ही जरूरी काम है। जब मुझे अंकल के बारे में पता चला तो हम दोनों तुरंत ही आ गए थे, मुझे वापस जाना बहुत ही जरूरी है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी कहते हैं, ठीक है आकाश तुम चले जाओ। तभी आकाश विराट से कहता है, विराट तुम कुछ दिन तक अपने परिवार के साथ रुक जाओ, मैं अंजलि से कहकर तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। जिसके बाद आकाश सभी को बार कह के कार में बैठ जाता है। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी इमॉर्टल गॉड सिस्टम ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।